नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हम बनारस में हैं और बनारस से इस समय हमारे साथ हैं इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार अजय राय जी। अजय राय जी, जिन सीटों आप देश की सबसे चर्चित सीट से उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री आपके खिलाफ मैदान में है, जिन सीटों को लेकर ये लोग एक तरह से आश्वस्त हैं कि जहां एक जगह नतीजा तय है कि क्या नतीजा होगा, वैसी सीट से अपने आप को आप किस स्थिति में पा रहे हैं? देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा, यहाँ अगर ये आश्वस्त हों कि मेरा नतीजा तय है तो ये भ्रम में है। ये निश्चित तौर से ये जनता तय करती है। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी नेता ये नहीं तय कर सकता कि ये सीट से हम जीत ही जाएंगे। ये अगर ओवर कॉन्फिडेंस में है तो मोदी जी बहुत बड़े भ्रम में है, मुगालते में है। जनता तय करती है कि आप जनता के हित के लिए, जनता के सुख और दुख में कितने खड़े रहे और कितने जब वो कष्ट में था, कोरोना के काल से लेकर जो भी कष्ट का समय, उसमें कोरोना का काल आया है पूरे देश में, दुनिया में, उसमें यहाँ पे कोई भाजपा नेता ने क्यों नहीं कैंप किया? कैंप करना चाहिए था ना। वोट लेना है मोदी जी को जिताने के लिए, पूरे देश के भाजपा यही कैंप कर रही है। सारे विधायक आपके, सारे सभासद आपके, मेयर आपका, सब आपका। और देख लीजिए, इतने लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं गया। मोदी जी आज पत्र लिख रहे हैं कि भैया हमारा समर्थन करो। 2000 लोगों को पत्र लिखा है मोदी जी ने, लिखा है ना, 2000 लोगों को पत्र लिखा है। आप ये बताइए, कोरोना में जितने लोग मरे, मोदी जी ने पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया। वही जो 2000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग मरे होंगे, मोदी जी ने एक भी पत्र लिख के शोक व्यक्त किया कि भाई मैं आपकी दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़ा हूँ? क्यों नहीं किया? क्योंकि अपनापन लगाव नहीं है। वोट लेना है तो पत्र भी लिखेंगे, अभी घर घर भी जाएंगे, अभी गांव गांव भी घूमेंगे, गली गली भी घूमेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी मुगालते में है, यानी शहर में हम कल से घूम रहे हैं, तो ज़्यादातर जहाँ पे चर्चाएं हो रही है, मतलब कुछ पत्रकारों से भी चर्चाएं हुई, हमारी कुछ शहर के गणमान्य लोगों से भी चर्चाएं हुई, तो उनका मत है नतीजा करीब करीब तय है, बस अंतर देखना है कि अंतर कितना रहता है। उस संदर्भ में मैंने आपसे कहा था कि वही चीज़ मोदी जी के लिए बहुत खतरनाक साबित होने जा रही है। वही मैंने कहा ना कि जो लोग भी मुगालते में हैं वो भ्रम निकाल दें। आज का रोड शो देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि नतीजा तय है या मोदी जी का हारना तय है। अच्छा, ये तय है। 2014 में भी आप प्रधानमंत्री के खिलाफ उम्मीदवार रहते हैं, 2019 में भी रहते हैं और 2024 में भी हैं। दो बार आप तीसरे नंबर पे रहते हैं। इस बार ये कॉन्फिडेंस आपको क्यों लग रहा है कि आप पहले नंबर पे आ जाएंगे? देखिए, जनता का लगाव झुकाव, मैं तीसरे नंबर पे था, हारा, पर बनारस छोड़ा नहीं। जो दूसरे नंबर के लोग थे उनका हाल देख लीजिए। अब जो 14 में भी जो थे उनको देख लीजिए, भाई वो सीएम बन गए, चले गए दिल्ली। हाँ, दूसरे नंबर पे जो पिछली बार कैंडिडेट थी, जो सपा बसपा की, वो कहाँ चली गई? लेकिन अब वो सब आप ही के साथ हैं। नहीं, मेरे साथ कैसे? मतलब आपके गठबंधन का हिस्सा है। नहीं, वो सपा वो चली गई भाजपा में। नहीं, मैं भाजपा में चली गई, पर वो उम्मीदवार, मैं जैसे कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल थे, नहीं, वो आपके गठबंधन का हिस्सा है। नहीं, केजरीवाल जी के बारे में मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री हो गए, मेरे हिस्सा है। और 2019 में जो सपा बसपा से कैंडिडेट थी वो भाजपा में चली गई, 19 वाली, ठीक है, उन्हीं के साथ चली गई। और मैं थर्ड पे 14 में भी था, डट के खड़ा हूँ जनता के साथ। 19 में भी थर्ड पे था, जनता के साथ खड़ा हूँ और सामने मोदी जी के खड़ा हूँ। मैदान नहीं छोड़ा। अब मोदी जी मुझे खरीद नहीं पाए, न मुझे पद दे के लालच अपने साथ ला पाए। लेकिन आपने एक अच्छी बात कही कि मोदी जी मुझे खरीद नहीं पाए। बीच बीच में चर्चा उड़ती रहती है कि आप भी उधर जा रहे हैं। जैसे बनारस में आपकी पार्टी के भी कई लोग चले गए हैं, सभी पार्टियों के लोग उधर गए हैं। ऐसा आपके बारे में चुनाव से ठीक पहले भी एक चर्चा उड़ी थी। मैंने कहा ना कि मोदी जी, इसीलिए मैं डट के खड़ा हूँ ना, कि मोदी जी ये समझ लें कि ये बनारसी जो है ना, बनारसी मिट्टी जो अलग है और हर एक वो नहीं इंसान एक तरह का है। हम लोग बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, महादेव के, भोले जरूर हैं पर ठग नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं समझना चाहूँगा, रह रहे कि चर्चा फैल क्यों जाती है? चुनाव से ठीक पहले ये चर्चा थी कि हो सकता है आप बलिया से भाजपा उम्मीदवार हो सकते हैं, गाजीपुर से भाजपा उम्मीदवार, ये चर्चा दिल्ली में खूब थी। भाजपा की जब है, भाजपा की जब तो ये सब बात करते हैं। अच्छा, बगल की गाजीपुर की सीट है, उसको लेकर
एक मुख्तार अंसारी को लेकर, चूंकि आपकी ही गवाही पे सजा हुई थी उनको, आप अब वो आपके एक तरह से सहयोगी हैं, साझीदार हैं, क्या कभी आपको अफजाल अंसारी की तरफ से संदेश आया कि आप उनके लिए प्रचार करें? देखिए ऐसा है, वो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और मैं कांग्रेस की तरफ से काम कर रहा हूँ। निश्चित तौर से हम अपनी सीट पर कंसंट्रेट करके काम कर रहे हैं और कभी इस तरह की बात सामने आई नहीं। और जब खुद व्यक्ति अपना काम करके मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर से वो आदमी आगे अपनी मजबूती ताकत दिखा रहा है। हम सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ ताकत हमें दिखानी है। मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो बाकी जगह जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं कहीं जा ही नहीं पाया। एक जगह गया था एक दिन, वो भी पार्टी ने मुझे आदेशित किया था कि नहीं देवरिया और गोरखपुर में जाना है, बांसगांव में तो वहाँ गया था। उसके बाद मैं यहीं पे लगा था। मतलब आप अपनी सीट में फंस गए हैं पूरी तरह से? स्वाभाविक है भाई, परिधान मंत्री के खिलाफ खड़े हैं, परिधान मंत्री के खिलाफ खड़े हैं तो स्वाभाविक है खड़ा रहना ही। अच्छा, आप ये तंज में परिधान मंत्री कह रहे हैं प्रधानमंत्री को? नहीं, तंज नहीं है भाई, वो अरे भाई स्वाभाविक है, प्रधान है तो परिधान मंत्री है ना, वो प्रधान है, हमारे प्रधान है। ये एक बात अक्सर उठती है कि आप लोग जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कमजोर होता गया है उत्तरोत्तर, आप पार्टी अध्यक्ष हैं। 24 में आपको संगठन बहुत मजबूत दिखाई देगा। अभी आने वाला जो परिणाम है आप देखिएगा, अप्रत्याशित परिणाम आने जा रहा है हर जगह से, और 24 में कांग्रेस बहुत ही मजबूत रहेगी, बहुत ताकतवर रहेगी। आप जब बात कर रहे हैं अप्रत्याशित परिणाम आने वाला है, किन सीटों पर आपको लग रहा है कि चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं? जैसे आप लोगों ने भी एक इंटरनल आकलन किया होगा कि मतलब ये आप जहाँ बैठे हैं जिस सीट पे वो सबसे चौंकाने वाला परिणाम आप दावा कर रहे हैं। हाँ, अभी आप इसके, मैं कह रहा हूँ ना, आप इसकी सत्यता अगर आपको देखनी है, अभी आप चले जाइए सेवापुरी और रोहनिया गाँव में, जहाँ चले जाइए, हम आपको गाँव का नाम बता दे रहे हैं। जो मोदी जी ने गोद लिया है गांव, जयापुर, डुमरी, आपके नागापुर, उसमें चले जाइए, आपको सत्यता पता चल जाएगी कि नहीं गोद लिया हुआ गांव मोदी जी के साथ है, उनके गोद के में है कि निकल गया उनके गोद से, ये सामने आ जाएगा। अच्छा, भाजपा के लोग यहाँ के विकास की चर्चा करते हैं, आप कहते हैं विकास नहीं विनाश हुआ है। ठीक है, मैं आपको कुछ वीडियोस देख रहा था, आपने कहा ये विकास में, लेकिन हम भी शहर जब घूम रहे हैं, शहर मतलब कुछ जगहों पे काम चल रहा है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, कुछ ढांचागत काम ठीक हुए, किन संदर्भों में आपको लग रहा है कि ये शहर का विकास जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है? जैसा आपने कहा कि बनारस में कुछ काम, कहाँ आप बता दें, कोई एक रास्ता बता दें जहाँ पर बहुत काम हुआ है, आप चले जाइए। आपने कहा, इन्होंने कहा IPDS में आप देखिए तारों का जाल पूरा ऊपर बिछा हुआ है, पूरे सड़क के खंबे जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं सब बीच सड़क में लगे हुए हैं। छोटे छोटे काम बता रहा हूँ, सर गंगा जी में नाले गिर रहे हैं, यही विकास है। सीवर का पानी लोग पी रहे हैं, 60% बनारस की जनता सीवर युक्त तो पानी, गंदा पानी पी रही है। चले जाइए रानीपुर में, चले जाइए छोटी गैबी में, चले जाइए बड़ी गैबी में, चले जाइए सीपुरवा में, चले जाइए की रैया खोजवा में, चले जाइए आप इधर पेरिया पोखरी पीछे, यहाँ पे आपके जो प्रेस के सामने पेरिया पोखरी है, आनंद मंदिर सिनेमा के पीछे, आप चले जाइए वहाँ। अभी चले जाइए बड़ी बाज़ार में, आप चले जाइए इधर पूरे के पूरे, आप इधर आपके क्या ये जो ये वाला बेल्ट है, यहाँ वाला कोनिया वाला, पूरा आपको सीवर का पानी पी रहे हैं लोग। क्या अरे जब हम पानी साफ नहीं पिला रहे हैं, कौन सा विकास किए हैं, कौन सा स्मार्ट शहर है? अनियोजित विकास। अब बनारस में रोपवे चलेगा? किसी हिंदुस्तान के किसी शहर के अंदर घनी आबादी में कहीं रोपवे है क्या? रोड का चल कहाँ टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ सीनरी है या फिर धार्मिक जगह पे आप अभी रोपवे चलाएंगे, लोग अपने घरों में सो रहे हैं, लोग अपने घर में किसके साथ सो रहे हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सब वीडियोस बनेंगे, फ़ोटोज़ बनेंगे। आप देखिएगा, क्योंकि 24 घंटा रोपवे चलेगा, ऐसा तो नहीं कि रात को बंद हो जाएगा, रात भी चलेगा। देखिएगा कितना बवाल होगा। अब उसको ऊपर से ले जाएंगे ना, वो आबादी के बीच से घर है, या शहर के बाहर से ले जाते हैं आप, शहर के बाहर से जोड़िए। यहाँ बनारस में मेट्रो चाहिए था जो एयरपोर्ट से जोड़ता, एयरपोर्ट से BHU जोड़ता, कैंट जोड़ता, मड़ुवाडी जोड़ता, सारनाथ जोड़ता, आपके चौबेपुर जोड़ता, रोहनिया जोड़ता, राजा तालाब जोड़ता। ये तब शहर का विकास होगा जब फैलेगा शहर को तो आप सिकोड़ते जा रहे हैं, ये शहर का विकास नहीं है। अपने बंदरगाह इन्होंने बनाया है, आप देख लीजिएगा कि जरा बंदरगाह पे कितनी जहाज़ें आई गई, आपके सामने आ जाएगा। 10,000 करोड़ की योजना है वो, हल्दिया से लेके प्रयागराज 10,000। पिछली बार मोदी जी 19 में बड़ा उसका ताम झम करके चॉपर्स उतरे थे वहीं पे, आप देखिए सारी मशीनें सड़ रही हैं,
जंग लग गया, यही विकास है। एक इन्होंने TFC बनाया है, लालपुर में चले जाइए, एक भी व्यापारियों का कोई सम्मेलन वहाँ हुआ है? एक सम्मेलन हुआ TFC में, एक सब केवल भाजपा की मीटिंग होती है RSS की। दूसरा इन्होंने एक यहाँ रुद्राक्ष बनाया है, वो गरीबों की शादी, छोटा वो था, गरीबों की शादी होती थी, साधारण था। बनारस साधारण लोगों का शहर है, 6-6 लाख 7-7 लाख उसका किराया रख दिया, कोई नहीं जाता। मोदी जी का कार्यक्रम होता है, भाजपा का कार्यक्रम होता है, या इनकी जो किसी कार्यक्रम को लेकर आपने शिकायत भी की है चुनाव आयोग से? उसमें अभी मोदी जी ने जो कार्यक्रम किया उसकी शिकायत की? बिल्कुल किया भाई, आप सरकारी संस्था है, कैसे आप वहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? और वो पूरा का पूरा इनके जो गुजराती इनके मित्र हैं, बनारस पूरे उनके कब्जे में है। पूरा बनारस में जितना भी काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? विश्वनाथ कॉरिडोर में जो काम कराया, ट्रम्स, ये जो अभी बन रहा है आपका रोप वे, गुजराती काम कर रहा है, गुजराती काम कर रहा है, मेरा सीधा आरोप है। बंदरगाह किसने बनाया? गुजराती ने बनाया। एक नहर बनाई थी इन्होंने पैरेलल, गंगा जी के पैरेलल, वो बरसात में बह गई। एक इन्होंने टेंट सिटी लगाया था, उसको NGT ने जुर्माना लगाया, उस पर जुर्माना लगाया NGT ने, और सारा मलमूत्र गंगा जी में डाला। और ये बनारस में वो चला रहे हैं क्रूज़, बोट बंद करा दी। क्रूज़ में क्या क्या सर्व हो रहा है आप जानकारी करा लीजिए, किसी अपने रिपोर्टर को भेज दीजिएगा, देखिए वहाँ पूरा मेनू दिख रहा है। क्रूज़ में सारी चीज़ें सर्व की जा रही हैं, जितने भी जो उस माँ गंगा के पवित्र स्थान पे नहीं होना चाहिए तो वो भी चीज़ वहाँ बेचा। सब गुजराती हैं, सारे गुजरात को दे रखा ठेका। ये है विश्वनाथ जी का, मैं आप देख लीजिए। स्मार्ट सिटी का साथ कौन काम कर रहा है? ये इनके लोग काम कर रहे हैं, सब गुजरात के लोगों को ला के बैठा दिया है। आज चुनाव का संचालन कौन कर रहा है? मोदी का, गुजरात के लोग कर रहे हैं। नीचे के लोगों को आदेश दिया जाता है, स्टिकर लगाओ, भीड़ जुटाओ, सारा काम गुजरात के लोग करते हैं। BHU में VC हैं, 3 साल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बनी है। आज तक BHU के इतिहास में एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमेशा रही है, जब से ये VC आया गांधीनगर से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बनाया। लेकिन BHU में, चूंकि आप यहाँ लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, हम BHU के बच्चों से के साथ हमने आज एक कार्यक्रम भी किया था सुबह। वो लोग कह रहे हैं कि 1996 से यहाँ चुनाव नहीं हुआ है छात्र संघ का। नहीं, देखिए चुनाव की बात एक अलग मैं बोल रहा हूँ, जो VC का अधिकार है वो मैं समझ गया। नहीं, अरे सबसे बड़ी चीज़ है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही फैसला लेता है कितनी नियुक्तियां होंगी, क्या होगा, केवल VC नहीं लेता है। सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी वही है। और उसकी जगह पे क्या बनाया है VC ने? एग्जीक्यूटिव काउंसिल जगह पे 12 सलाहकार बनाया है VC साहब ने, जिसमें से 12 में से 7 गुजरात के। मतलब आपका आरोप ये है कि पूरे बनारस पे गुजरातियों ने कंट्रोल पता लगा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ तो रिकॉर्ड में है ना। 12 में से 7 लोग गुजरात के, आप जानकारी कर लीजिए BHU से। अभी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूँ तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। ठीक है, आप पूरे गुजरातियों ने कब्जा कर लिया है। इसके पहले एक वहाँ से लाए थे, सुनील ऊंझा थे। सुनील ऊंझा वो ओझा बन के यहाँ सबसे पल्लगी करा रहे थे। ऊंझा थे डिस्ट्रिक्ट से, वो बेचारे स्वर्गवासी हो गए। अब उनकी जगह पे मोदी जी ने एक नया ब्रांड उतार दिया यहाँ पे, उनका नाम से तन्मय मेहता है। तन्मय मेहता सब यहाँ पूरा काम वही देखते हैं, वही मोदी जी की आँख ना कान है। यहाँ के मंत्री विधायक सब ढक्कन है, ढक्कन, वो ढक्कन की तरह इस्तेमाल होते हैं, ढका जाता है केवल, काम कुछ नहीं। अच्छा, आपने संघ का जिक्र किया अभी अपनी बात में, कभी आप भी जुड़े रहे थे? ठीक है, नहीं जुड़ा था, अटल जी की भाजपा थी ना। हाँ, वो व्यापारियों की भाजपा नहीं थी, कॉरपोरेट वालों की भाजपा नहीं थी, अटल बिहारी की भाजपा थी, जहाँ एक बोलने का एक अधिकार था लोगों को। हम लोग लड़ जाते थे किसी काम के लिए, कराते थे, मुख्यमंत्री को गाड़ी में उतार लेते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं अपने चुनाव प्रचार में बिना कार्यक्रम के उनसे रिक्वेस्ट करके उनको गाड़ी से नीचे उतारा और बाबूपुर चौराहे पर उनसे बुलवाए चौकी पे खड़े होकर। तो अटल बिहारी वाजपेयी का वो चरित्र था। आज कोई मोदी के अगल बगल सट सकता है? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था। मैं कह रहा था आप संघ से भी जुड़े रहे हैं, जितनी मेरी जानकारी है। क्या संघ के लोगों से अब भी संबंध वैसे ही हैं? देखिए, संघ के लोग और तब के संघ और अब के संघ में अंतर हो गया जी। पहले संघ के लोग धोती कपड़े साधारण जीवन जीते थे, बहुत साधारण तरीके से रहते थे। आज के संघ के लोग, उनको फॉर्च्यूनर चाहिए, उनको ऑडी चाहिए, उनको iPhone 15 प्लस चाहिए। अब उनका लाइफ स्टाइल बदल चुका है। अब वो RSS नहीं रह गया। अब RSS का पूरा सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से आधुनिक हो गया है। मोदी जी ने सबको आधुनिक बना दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि संगठन अध्यात्म से भौतिकवाद की तरफ चला गया? 100% अध्यात्म का रह गया। हाँ, ठीक बात है।
2009 में, शायद 2009 में आप भाजपा से इधर आए। भाजपा के लोग कहते हैं या शहर के भी जानकार कहते हैं कि आप टिकट चाहते थे यहाँ से मुरली मनोहर जोशी जी से पहले। बिल्कुल चाहते थे। हाँ, और आपने आडवाणी जी की सभाओं में कुछ नारे लगवाए थे, जिसके बाद आपके प्रति नाराजगी जताई गई मन से। आपका पक्ष क्या है इसमें, और उसी के बाद आपका यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बना? देखिए, ऐसा है, अगर मैं 96 विधायक जीता, 2002 जीता, 2007 जीता, और ऐसे व्यक्ति को मैंने हराया जो 9 बार के एमएलए थे, कामरेड उदल, मैं उनको हराया गया, उनका मुझे आशीर्वाद मिला। तो उसके बाद सोनेलाल को 2002 में हराया, फिर सोनेलाल 2007 में लड़े, सोनेलाल को हराया, जिसकी बेटी को मंत्री बना रखा है इन्होंने, उनको हराया। तो स्वाभाविक है, हम यहाँ के लोकल हैं। मेरी वही बात उस दिन 2009 में भी थी, 2024 में भी वही बात बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति काशी की गलियों को समझेगा, जो काशी की मूल भावनाओं को समझेगा, जो काशी के व्यापार को समझेगा, काशी की धार्मिक मान्यताओं को समझेगा, जो यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को समझेगा, वही काशी की में काम कर सकता है। वही जोशी के समय मैंने विरोध किया था कि बाहर का व्यक्ति यहाँ नहीं चले, और जोशी को लाए। फिर देखिए जोशी का फिर क्या असर हुआ। जोशी का कार्यालय उनकी पत्नी ने खोल दिया था, तरला जोशी ने 2014 में। मोदी ने उनको वहाँ से बैकआउट किया, और फिर मोदी आए, फिर बाहर 9 में जोशी आए, फिर मोदी आए, उसके पहले श्रीचंद्र दीक्षित थे। बाहरी लोगों को रखा रहा जा रहा है, बनारस के लोगों को। इसलिए बनारस की आज क्यों नहीं बनारस परेशान है अपने मूल चीज़ों से। जो असली ज़रूरत क्या है, पीने का पानी, सीवर से सीवर पैक है लोगों का। आज बनारस के अंदर तंग गलियाँ हैं, जाम से पूरा शहर जकड़ा हुआ है, क्योंकि उस पर कोई काम ही नहीं हुआ है, आज तक कोई काम नहीं हुआ। आप देख लीजिए उठा के। अच्छा, इसी नाते मैंने बाहरी का विरोध किया था। मेरा व्यक्तिगत यही था कि बाहर के आदमी को मत दो, लोकल आप दे दो, हमको दे दो, किसी को दे दो। मैंने तो श्यामदेव चौधरी का घर जाके कहा था, पूछ लीजिएगा दादा से, अगर वो सत्य बोले तो पूछ लीजिएगा। मैंने उनसे कहा था 2009 में कि दादा आप अच्छे ईमानदार आदमी हो, ईमानदारी में दादा की कोई कमी नहीं है। आप देखिए उनकी ईमानदारी की वजह से मोदी ने उनको घर बैठा दिया। तो मैंने दादा से कहा था कि लड़िए या लड़ाइए। दादा बैक कर गए। दादा का हशर आप देख सकते हैं, आपके सामने है, घर बैठा दिया, कुछ नहीं दिया उनको, ना राज्यपाल बनाया, एमएलसी बनाया, घर बैठे हुए बेचारे, राजनीति खत्म हो गई उनकी। बनारस की गलियों में एक कहानी और भी चलती है कि 2009 में जब आपको लगा कि मुख्तार अंसारी यहाँ से जीत सकते हैं, तो आपने मुरली मनोहर जोशी के लिए घूम कर कहा कि मेरा वोट मुरली मनोहर जोशी। ये कहानी लोग बताते हैं बनारस। कहानी है। हाँ। सत्यता नहीं है। मैं अब कोई कैंडिडेट लड़ता है अपनी ताकत से लड़ता है ना, किसी जोशी को जिताने के लिए और किसी को हराने के लिए लड़ता है। मैं अपने लिए वोट मांगा, मुझे वोट नहीं मिला, क्योंकि जनता को लगा कि नहीं जोशी जी बड़े नेता हैं। नहीं, ये वोटिंग के टाइम लोग बोलते हैं कि जब वोटिंग की बात ही कर रहा हूँ, उसी दिन की बात कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति लड़ता है तो अपने वजूद अधिकार। मैं अभी तक जो वोट पाया हूँ 2009 में, समाजवादी पार्टी का अकेले कैंडिडेट के रूप में सबसे अभी तक का हाईएस्ट वोट है। 1,25,000 वोट कभी भी समाजवादी कैंडिडेट को बनारस में नहीं मिला, अकेले, गठबंधन ने अकेले। तो निश्चित तौर से हम लोग अपने लिए लड़ रहे थे, अपने लिए वोट मांग रहे थे। 2 बार प्रधानमंत्री यहाँ रहे। आप काशीवासी हैं, आप पुराने शहर के पुराने जानकार हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ काम करते जिससे बनारस में एक मतलब यादगार काम होता, अतुलनीय काम होता, ऐसे कुछ 3 काम? देखिए, एक तो सबसे पहले उन्होंने जो वादा किया था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, बाद में कहा माँ गंगा ने मुझे गोद लिया। तो माँ गंगा के जो सीवर सिस्टम है, जो गंदगी, जो नाली गिर रहे हैं, उसको बंद कराना चाहिए, उसको पूरी तरीके से एकदम बंद कराना चाहिए, और वो उसको गंगा मैया को साफ़ करना चाहिए। तो सबसे पहला काम, क्योंकि हमारी जीवनदायिनी है, धार्मिक हमारे सारे रिश्ते गंगा मैया से धार्मिक जुड़े हैं। हिंदू जल चढ़ाता है, बाबा विश्वनाथ को ले जाकर चढ़ाता है, मुसलमान वजू करता है, और वो गंगा मैया का प्रथम काम जो उन्होंने वादा किया था वो नहीं कर पाए। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है बनारस में, वो जाम की समस्या है। जाम की समस्या से निजात मोदी जी नहीं दिला पाए, और टोटो लाकर बढ़ा दिया इन्होंने। 2 हुआ। तीसरा, बेरोजगारी, कोई यहाँ पर काम नहीं दिया मोदी जी ने। एक भी व्यापार में एक फैक्ट्री, सारी फैक्ट्रियाँ महाराष्ट्र से गुजरात ये ले गए। सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री वेदांता की 1,54,000 करोड़ की, वो उठा ले गए।
एयरबस के बनने की 22,000 करोड़ की फैक्ट्री वो महाराष्ट्र से गुजरात ले गए। सबमरीन की बनाने की कंपनी 10,000 करोड़ की वो महाराष्ट्र से गुजरात ले गए। अभी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार अभी ले गए। नहीं, टेस्ला ने खैर वो प्रोजेक्ट हटा दिया। एलन मस्क का बयान आ गया था कि अभी हम वो जो भारत में जो इलेक्ट्रिक कार का प्रोजेक्ट था वो अभी हम पोस्टपोन कर रहे हैं। मेरी जानकारी में अभी रेवंत रेड्डी का बयान देखेंगे लेटेस्ट, उन्होंने कहा है कि ये कंपनी ये गुजरात ले जा रहे हैं। अब क्या सत्यता है, क्या गुजरात ले जा रहे हैं, मैं उनका पूरा प्रयास रहा है। अब वो न जाए, वो न खुले, एक अलग बात है, पर मोदी जी का पूरा प्रयास रहा है कि वो कंपनी भी गुजरात जाए। ठीक है, तो गुजरात में सब काम जाएगा। बनारस के लोगों को क्या मिलेगा? पकौड़ा तलना। हम टोटो चलाएंगे, पकौड़ा तलेंगे हमारे लोग। ये 3 बात आपने कहा, मैंने आपको समझा। चलिए ठीक है, शुक्रिया अजय जी, आपने हमें समय दिया। 1 तारीख के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हम बागपत से निकले थे, बनारस पहुंच चुके हैं। करीब करीब हमारा जो चुनाव कवरेज का कार्यक्रम है अंतिम चरण में है। हम अगले 1-2 दिन में और कुछ लोगों से आपको मिलाएंगे, उनसे जानेंगे उनके मुद्दे क्या हैं, प्रत्याशियों से उनके जनता के हिस्से का सवाल पूछेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।